हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है धीरज यादव और आज मैं आपको इस सीरीज की जो चलती हुई एक टॉपिक चल रहा है जिसमें हम मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन तक पहुंच चुके हैं, तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो जैसा हम प्रीवियस वीडियो में ऐसा अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हमारे जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, किन किन डिवीजनों से होता है और कैसी उनकी नेचर होती है। अब मेल गैमेट्स के बाद उनके फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस को देखेंगे। तो हम इतना समझ चुके हैं कि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अलग अलग संरचना के अंदर बनते हैं। मेल गैमेट्स बनते हैं एंथर नामक संरचना में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, और फीमेल जो स्ट्रक्चर होती है वो बनती है फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे बोलते हैं कार्पल। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके इस भाग में तो बनते हैं मेल गैमेट्स, इसमें बनते हैं फीमेल गैमेट्स। यहां तक हम पढ़ चुके थे, समझ भी चुके थे। अब फर्टिलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ये दोनों पास पास कैसे आए। तो दो स्टेप्स में इनके नजदीक आने की क्रिया संपन्न होती है। एक तो ये यहां जो स्थित होते हैं मेल गैमेट्स, इनका ये जो स्टिग्मा होती है यहां तक पहुंचना, नंबर 1। नंबर 2, स्टिग्मा से इनका यहां पहुंचना, नंबर 2। इन प्रोसेस को हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रोसेस होती है पोलिनेशन, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे मेल गैमेट्स बने हैं वो मेल गैमेट्स उनका किसी ना किसी माध्यम द्वारा, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, उस माध्यम के द्वारा ये जो फीमेल की जो स्टिग्मा है इसके ऊपर तक पहुंचना, ये क्रिया कहलाती है पोलिनेशन। यानी मेल गैमेट्स में जो लेकर आएंगे मेल गैमेट्स को वो होंगे पोलन ग्रेन्स। यानी पोलन ग्रेन्स का किसी ना किसी माध्यम द्वारा फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर होता है कि कोई एक प्लांट है, उसी के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के पुष्प या उसी पुष्प पे आए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं एक बड़ा प्लांट मान लेता हूं और इसमें फूल आते हैं। एक तो यहां फूल है, एक यहां फूल है। ये तो इसका पोलन ग्रेन हो गया और ये हो गई इसकी ओवेरी। एक ये इसका पोलन ग्रेन हो गया और ये इसकी ओवेरी हो गई। अगर यहां से पोलन ग्रेन यहां पर आए या फिर यहां से ही पोलन ग्रेन यहां पर चला जाए, तो ये सारी प्रक्रिया सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगी। ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा ऑटोगेमी, दूसरा हो जाएगा जेंटोगेमी। इट मीन्स ऑटोगेमी में जो एक ही फ्लावर होगा उसी का एंथर और उसी की ओवेरी, इनके मध्य ही पोलिनेशन हो जाएगा। और जेंटोगेमी में एक अदर फ्लावर होगा लेकिन उसी ही प्लांट का, उसके अंदर ये प्रोसेस होगी। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल।
अब देखते हैं अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, यानी ऐसी कौन कौन सी कायिक परिवर्तन सेल्फ पोलिनेशन होने वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए। इसमें हम पहले देख सकते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी। अगर कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में एंथर और ओवेरी दे बोथ आर प्रेजेंट इन ए सेम फ्लावर, तो देर आर मोस्ट पॉसिबिलिटीज टू बी डन सेल्फ पोलिनेशन। इस वजह से एक फैक्टर हो जाता है बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। दूसरा आता है क्लिस्टोगेमी। कुछ फ्लावर्स में ऐसा देखा जाता है कि वो उनके पेटल्स इस तरीके से बंद रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये तो कार्पल्स पार्ट है और ये है स्टामन, ये दोनों इस तरीके से फूल इस तरह बंद है। तो इस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो अडेप्टेशन है वो कहलाता है क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि पेटल्स बंद रहते हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं। तीसरा है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है कि एक ही टाइम में अगर ये दोनों मेच्योर हो जाते हैं तो देर आर द मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट द सेल्फ पोलिनेशन टू बी डन। ओके, तो अडेप्टेशन में हम लिख सकते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी हो गया, क्लिस्टोगेमी हो गया, होमोगेमी हो गया। तो ये जो अडेप्टेशन हैं ये है सेल्फ पोलिनेशन के। अब चलते हैं क्रॉस पोलिनेशन की ओर। क्रॉस पोलिनेशन में और सेल्फ पोलिनेशन में अंतर यहां आ जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन एक ही प्रजाति का एक ही पेड़ होना चाहिए, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में हम देख सकते हैं कि या तो वो पेड़ तो दूसरा ही होगा, यानी अदर प्लांट में पोलन ग्रेन जाएगा, सीधी सी बात है। यानी एक पेड़ है और एक पेड़ के अंदर, जैसे मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, एक ही पेड़ है, इसका इस पर ये एंथर मौजूद है एक फूल पर, ठीक है। ये एंथर दूसरे पेड़ पर ही जाएगा, ये दूसरा पेड़ इसमें हो गई, इसको यहीं पर जाना है। दूसरा पेड़ होगा या तो वो उसी स्पीसीज का हो जिस स्पीसीज का ये पेड़ है, या फिर उसके कोई समजात स्पीसीज हो सकती है। तो ये स्थिति कहलाएगी क्रॉस पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन तो हुआ, जिसमें जो मेल स्पोर है, तो माइक्रोस्पोर है, वो स्टिग्मा पर आ रहा है, लेकिन इसमें स्पीसीज के उसी स्पीसीज के अदर प्लांट या फिर समजात कोई स्पीसीज है वो उस प्लांट पर जाकर पोलिनेशन करेगी। ये हो गई क्रॉस पोलिनेशन। अब देखते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन देखी जा सकती है। तो सामान्यतः अगर मैं अडेप्टेशन की बात करूं, फर्स्ट तो बाइसेक्सुअलिटी का उल्टा हो जाएगा मोनोसेक्सुअलिटी। अगर कोई प्लांट है और उसमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, whether it could be stamen और carpel as well। अगर जैसे एक में स्टामन ही मौजूद है और दूसरे प्लांट में है ओवेरी, देखिए ये प्लांट अलग अलग है, ये नहीं समझे कि एक ही प्लांट के फ्लावर हैं। तो अब इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात करें, जैसे कि
भिन्न काल परिपक्वता, यानी अगर इन दोनों का परिपक्वन एक ही फ्लावर में है और इन दोनों का परिपक्वन अलग अलग समय में हो रहा है, यानी मैं एक ही पुष्प की बात करता हूं, ये तो पहले ही पक गया, इसमें पहले ही मेल स्पोर आने लग गए, और ये बाद में इसका परिपक्वन हुआ ही नहीं, अनमेच्योर इमेच्योर कंडीशन में है फिलहाल ये, तो इस पे अगर आ भी गया तो जर्मिनेशन होने की संभावना है ही नहीं। तो इस कारण ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए उत्तरदायी होगा। और तीसरी बात करें इसके ही एडेप्टेशन की, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हेटेरो स्टाइल की प्रेजेंस होती है। हेटेरो स्टाइल का मतलब क्या है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प में एंथर है, एंथर तो रह गया छोटा और ये हो गई बड़ी, अब बताओ क्या होगा, ये इसमें पहुंच नहीं पाएगा, तो क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ अडेप्टेशन है जिनसे क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि एक पुष्प पे अगर जाएगा अपना मेल स्पोर तो उसी पुष्प पर जाएगा या उसी ही प्लांट के अन्य पुष्प पर जाएगा तो वो हो जाएगी सेल्फ पोलिनेशन, और अगर अदर प्लांट पर जाएगा क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। लेकिन उसको जानने के लिए जिन मीडियम की आवश्यकता होती है वो मीडियम दो प्रकार के हो सकते हैं, वेदर दे कैन एबायोटिक, बायोटिक एज वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक में सबसे पहले जो कि बायोटिक नहीं है, दो मेनली काम में आते हैं, एक तो एयर, दूसरा है वाटर। एयर से जो पोलिनेशन होता है वो कहलाता है एनिमोफिली, वेयर एज वाटर से होता है तो वो कहलाता है हाइड्रोफिली। हवा के माध्यम से जाएगा एनिमोफिली और वाटर के माध्यम से जाएगा हाइड्रोफिली। शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लिया जाता है एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और फिर जूफिली जो आगे बायोटिक फैक्टर्स में आएगा इसी तरह। तो अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। बायोटिक फैक्टर में तीन बायोटिक फैक्टर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो एक 80% अमाउंट ऑफ पोलिनेशन अकर्स विद इंसेक्ट, तो बाई इंसेक्ट्स, और ये कहलाता है एंटोमोफिली। और एक होता है बर्ड्स, और तीसरा एनिमल्स, अदर एनिमल्स, इसको कहते हैं जूफिली। और इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सीधा नाम देता है और इनके बारे में डिफाइन करवाता है कि डिफाइन एनिमोफिली, व्हाट इज द एंटोमोफिली, इस तरह आप इसको बता सकते हैं। तो एंटोमोफिली से इंसेक्ट जो कि 80% पोलिनेशन में उत्तरदायी होता है, द रिस्पॉन्सिबल इन 80% पोलिनेशन इन द प्लांट्स। बर्ड की बात करें तो बर्ड में मतलब प्लांट्स में कुछ ऐसी कलरफुल एंड जो स्मेलफुल जो संरचनाएं होती हैं जिनके कारण जिसमें मकरंद नेक्टर प्रेजेंट होता है, तो बर्ड उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और अपनी चोंच में उस मकरंद को भरते हैं, जिसके साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स हैं वो भी आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं उनकी चोंच में। अब पोलन ग्रेन चोंच में, तो इसके साथ एक और संभावना होनी चाहिए कि पोलन ग्रेन की संख्या होनी चाहिए अधिक, जिससे इस सफल पोलिनेशन हो सके। और एनिमल्स में कुछ में जैसे कोई जैसे बकरी है वो घुस गई किसी
फ्लावरिंग कोई भी बगीचा है तो उसमें उसके जो उसके रोम है, उसके जो स्किन्स के ऊपर जो हेयर्स है उन पे चिपक कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाए, वो भी क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, उससे भी सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पोलिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो पोलिनेशन हो गया खत्म, यानी अपना पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पर। अब जो जितनी भी प्रक्रिया होगी वो होगी अपने फीमेल पार्ट के अंदर। तो ये फीमेल पार्ट है, यही बनेगा, यही होगा निषेचन, यही बनेगा एम्ब्रियो और यही बनेगा सीड। अब आगे की संरचना इसी पार्ट में होने वाली है। तो हमें पता है कि ऊपर वाला जो ये प्लेट नुमा पार्ट है इसे स्टिग्मा कहा जाता है। जो ये नलिका है इसी तरीके से घूमी हुई है, इसको स्टाइल कहा जाता है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहा जाता है ओवेरी। ओवेरी में पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था, ओव्यूल्स, जो कि फ्यूनिकल से जुड़े हुए होते हैं। इस फ्यूनिकल से अब देखते हैं, हमने पढ़ लिया कि पोलिनेशन हो गया मेल स्ट्रक्चर से आकर, या तो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, इंसेक्ट्स के माध्यम से, या फिर अदर एनिमल्स या फिर बर्ड्स के माध्यम से, ये सब आकर इसके ऊपर गिर गए। तो इस प्रकार का अपना पोलन ग्रेन होता है। हमने देखा पोलन ग्रेन जिसके ऊपर एग्जाइम पाई जाती है, इस प्रकार की रफ सरफेस युक्त एग्जाइम। इसके अंदर 3 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट्स। यहां पर आकर हमारी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। मैंने आपको वहां भी बताया था कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि कई स्पीसीज में जो उनके फ्लावर होते हैं उनके एंथर पार्ट में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो उसके बाद पोलिनेशन के साथ, मतलब पोलन ट्यूब के साथ ही इसके ऊपर रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ये देखने को मिलता है कि पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो उसी के ऊपर होता है। तो अब आगे की प्रोसेस 2 भागों में हम इनको अपनी सहूलियत के अनुसार बांट सकते हैं। एक तो जर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, और दूसरा कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो इन दोनों के अंदर लगभग सारी प्रोसेस हम देखने को मिल जाती है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ ऐसे जर्मिनेशन पोर होते हैं जहां से ये टूट कर एक पोलन ट्यूब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये दोनों सेल आ जाती है इनके अंदर। इनके अंदर आने के बाद ये, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये बढ़ती जाती है, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टाइल में खोखले टिश्यूज पाए जाते हैं, स्थान होता है पोलन ट्यूब के प्रवेश करने का। लेकिन कुछ में ये अंदर भरी हुई होती है अलग अलग टिश्यूज से। तो उसके लिए इसमें अडेप्टेशन पाया जाता है कि जो पोलन ट्यूब है उसके ऊपर एक पेक्टिनेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेक्टिनेज एंजाइम यानी पेक्टिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम पेक्टिनेज, क्योंकि मैं एज लगा हुआ है तो एंजाइम है, और पेक्टिनेज है इसका मतलब पेक्टिन को डिग्रेड करेगा। तो अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो डिग्रेड करता हुआ आ जाता है। अब इस जगह पर ये हमारा फॉर्मेशन हो गया पोलन ट्यूब का। अब जर्मिनेशन होने वाला है, और ये जर्मिनेशन की प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एंटर करेगा इस ओव्यूल के अंदर। तो 3 टाइप से कर सकता है। एक तो कर सकता है चैलेजोगेमी, एक हो सकता है प्रोगेमी, जो कि ज्यादातर ये ही हमें देखने को मिलता है। एक हो सकता है मीजोगेमी। तो ये समझेंगे कि ये हो क्या रहा है।
जो हमारा ओव्यूल है, इस ओव्यूल में जो हमारी ये पोलन ट्यूब आ गई, ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये किस भाग से प्रवेश करे। यानी अगर ये डायरेक्ट ऊपर से अगर ये प्रवेश कर जाती है इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, हम दो प्रवेश पढ़ने वाले हैं, एक तो ओव्यूल और दूसरा एम्ब्रियो सैक। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे पहले ये जो एम्ब्रियो सैक है, जैसे मैं अभी रंगीन स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर प्रवेश की बात नहीं कर रहा मैं, इसके बाहर जो इस कवरिंग के अंदर प्रवेश होने की बात चल रही है। तो या तो ये ऊपर से करेगा, या बीच से करेगा, या फिर नीचे से करेगा। तीन प्रकार से। ऊपर से करेगा तो कह देंगे इसको चैलेंजोगेमी, अगर नीचे से करेगा तो कह देंगे प्रोगेमी, और बीच में से आएगा तो मीजोगेमी। इट्स क्लियर। ओके सर, अब बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करेगा। सीधी सी बात है, एम्ब्रियो सैक एक वेल डिफाइंड कंडीशन है कि नीचे से ही अगर कहीं से भी प्रवेश करेगा एक ओव्यूल के अंदर, लेकिन जब इसको एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करना होगा तो इसे माइक्रोपाइल एंड की तरफ आना ही पड़ेगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, एक तो इसके अंदर इंटेगुमेंट होते नहीं है इस क्षेत्र में। देखिए मैं इसको दोबारा बना देता हूं। इसमें इंटेगुमेंट नहीं होने की वजह से इसमें प्रवेश करने में सहूलियत मिल जाती है। जब ये मान लीजिए प्रोगेमी टाइप का प्रवेश हो रहा है, इसमें ये आ गई। अभी यहां पर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहां पर, बीच वाली एग सेल और साइड की सिनर्जिक सेल। तो ये इन साइड की सेल्स को डिग्रेड करता हुआ अंदर जाता है और फ्यूज हो जाता है, और वहां पे फाइबर संरचना का निर्माण कर लेता है। फाइबर संरचना से होते हुए हमारा जो एक मेल गैमेट है वो इस यहां पर आ जाता है, और यहां शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। यानी जर्मिनेशन में हमने देखा कि कैसे तो ओव्यूल के अंदर एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, और कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री होती है पोलन ट्यूब। उसके बाद एंट्री होने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो हमारा एंजियोस्पर्म है उसमें एक विशेष प्रकार का पाया जाता है, जिसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमेट चले आ रहे हैं जब से, तो दोनों करेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन किसको करें, किसको करने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले तो एग सेल्स को करेगा एक, उसके बाद बन जाएगा एक एग सेल और दूसरा मेल गैमेट बनकर नीचे 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो पहला प्रोडक्ट बना 2n जाइगोट। उसके बाद जो पीछे से चला आ रहा है वो यहाँ पे बीच में उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई जो कि n तथा n है उनके साथ फ्यूज होकर बना लेता है। ये तो n हो गए पोलर न्यूक्लियाई, और इसके साथ ये n ही आ गया मेल गैमेट। ये फॉर्मेशन होकर 3n एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंतर्गत पहला मेल गैमेट एग सेल्स से फर्टिलाइज होकर 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा इसके पोलर न्यूक्लियाई के साथ अपना फ्यूज होकर 3n एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। तो आज भी हमने पढ़ा आज के सेशन में कि किस प्रकार से पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन किस प्रकार के होते हैं, और उनमें अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं कि जिनके कारण सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और पोलिनेशन की क्रिया के बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमारा जो पोलन ग्रेन है वो हमारी स्टिग्मा पर आकर स्टिग्मा पर आ जाता है, और आकर कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, किस प्रकार से वो पोलन ट्यूब
फॉर्मेशन होने के बाद जर्मिनेट करती है और ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगी। ओव्यूल के बाद करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है संपन्न। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसमें कई, मैंने आपको पहले बताया होगा कि 6 सेल तथा 7 न्यूक्लियस की संरचना होती है एम्ब्रियो सैक। और जब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो किस प्रकार से प्रकटित होती है। जो एम्ब्रियो सैक है, अगर मैं उसको केवल एम्ब्रियो सैक को बनाऊं तो 3 सेल थी, दो न्यूक्लियस, ये तो एंटीपोडल सेल, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल और सिनर्जी सेल। इसके बाद इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, इनके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये संरचना बन जाती है 3n एंडोस्पर्म और 2n जाइगोट। बाकी ये जो 3 सेल्स हैं ये डिग्रेड हो जाती हैं और ये 2 सेल भी डिग्रेड हो जाती है। ये संरचना बन गई। अब ये जाइगोट है, यही आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा। अब जो इसके अगली वाली प्रोसेस है ये हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। और एम्ब्रियो बनता है, किस प्रकार बनता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें कैसा होता है, डाइकोट्स में कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि जाइगोट तक का फॉर्मेशन कैसे होता है। होप you can understand this, and if you have any doubt still now, then you can comment below on the comment box, and thanks for supporting, and like करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको बिल्कुल, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है वीडियो तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं अगर कोई गड़बड़ी भी लगी हो तो। Thanks for watching my video.